हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसीडरेशन का मीनिंग इन जीएसटी एक्ट। यानी जीएसटी एक्ट में कंसीडरेशन का मीनिंग क्या है, कंसीडरेशन किसे कहते हैं। गाइस, इस डायग्राम को समझने से पहले मैं आपको एक मीनिंग बताना चाहूंगी कंसीडरेशन का, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नो। सबसे पहले हम कंसीडरेशन का मीनिंग देखते हैं। कंसीडरेशन का मीनिंग हमारे पास क्या है, पेमेंट, यानी किसी भी चीज के बदले में कोई पेमेंट करना ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसीडरेशन। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि कंसीडरेशन नीड नॉट ऑलवेज बी इन फॉर्म ऑफ मनी, यानी जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन हमेशा मनी की फॉर्म में हो, कंसीडरेशन इन काइंड भी हो सकता है। इट कवर्स एनीथिंग विच माइट बी पॉसिबली डन, यानी एक चीज लेने के बदले में जो भी आप उसको पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, चाहे मनी की फॉर्म में या अदर किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो सब हमारे पास कंसीडरेशन के अंदर आएंगे। यानी जो भी आप एक्सचेंज देंगे उस प्रोडक्ट के बदले में, वो आपके पास क्या आ जाएगा, कंसीडरेशन आ जाएगा। यानी समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, वो हमारे पास क्या होता है, कंसीडरेशन होता है। वेदर कंसीडरेशन नीड नोट फर्दर कंसीडरेशन नीड नॉट ऑलवेज बी फ्लो फ्रॉम रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि जो कंसीडरेशन है वो सेकंड पार्टी ही आपको दे, वो कोई थर्ड पार्टी भी दे सकती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ए ने बी को एक कार सेल की, ठीक है जी, ए ने बी को एक कार सेल की, तो बदले में बी ने पैसे नहीं दिए, बी ने पैसे नहीं दिए, पैसे किसने दिए, सी ने इस कार के पैसे ए को पे कर दिए। यहाँ इसके बदले में इसने 1 लाख रुपीस किसको पे कर दिए, ए को पे कर दिए। तो यहाँ पे बी के लिए कंसीडरेशन क्या है, कार, बी के लिए कंसीडरेशन क्या है, कार, और ए के लिए कंसीडरेशन क्या है, मनी, विच इज रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी, यानी सी जो है वो थर्ड पार्टी है, उसने इसको क्या दे दिया, ये कंसिडरेशन दे दिया। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि कंसिडरेशन जो है वो मूव ऑन हो सकता है थर्ड पार्टी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाउएवर एनी सब्सिडी, यानी कोई भी सब्सिडी अगर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, ये सब्सिडी को कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, ये कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर कोई भी डिपॉजिट होता है तो वो डिपॉजिट को हम कभी भी कंसिडरेशन नहीं मानेंगे जब तक कि वो अप्लाई नहीं कर दिया जाएगा, अनलेस द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेड पार्टी, सेड सप्लाई। यानी जब तक उस सप्लाई के अगेंस्ट हम अप्लाई नहीं कर देंगे कंसिडरेशन के तौर पे, तब तक हम उसे कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे, तो गाइस मैं डिपॉजिट का एक एग्जाम्पल आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे मैं बात करूं रेंट की, रेंट पे हमने किसी को कोई भी एक कमरा दिया, हाउस दिया, जिसका रेंट कितना है, 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। लेकिन स्टार्टिंग में हमने उसे बोला भाई 50,000 तो तुझे डिपॉजिट देना पड़ेगा, इन फ्यूचर अगर आप जब छोड़ के जाओगे तो ये हम डिपॉजिट या सिक्योरिटी आपको क्या करेंगे, वापस कर देंगे। ये 50,000 हमने उससे क्या ले लिया, डिपॉजिट, ये डिपॉजिट तो हम अलग रखेंगे, ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन लास्ट में उसने क्या किया, 2 मंथ्स का रेंट नहीं दिया, लास्ट में 2 मंथ्स का रेंट नहीं दिया, और अब वो क्या कर रहा है, मकान छोड़ के जा रहा है। तो हमने क्या किया, डिपॉजिट में से 2 मंथ्स का रेंट यानी 20,000 हमने एज अ कंसिडरेशन डिडक्ट कर लिया और 30,000 उसे पे कर दिए। तो अब ये जो 20,000 था, जो डिपॉजिट हमने उससे ले लिया, जो हमने रिकवर कर लिया एज अ रेंट, अब ये हमारे पास डिपॉजिट क्या है, कंसिडरेशन माना जाएगा। पहले ये कंसिडरेशन ट्रीट नहीं होना था, ठीक है जी। अभी हम कंसिडरेशन को देखेंगे इस चार्ट के थ्रू, इजीली समझेंगे कि कंसिडरेशन है क्या। तो देखिए गाइस, सबसे पहला पार्ट हमें क्या दिया है, पेमेंट इन मनी, यानी मनी की फॉर्म में जो भी कंसिडरेशन आएगा। जैसे मेरी कार को लेके बात हुई थी, ए ने क्या किया था, ए ने बी को कार सेल की थी, और बी ही इसके बदले में क्या करेगा, 1 लाख की मनी किसको पे करेगा, ए को पे करेगा या सी पे करेगा, लेकिन वो इन फॉर्म ऑफ मनी आए थे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पेमेंट इन मनी, यहाँ पे मनी कंसिडरेशन होगी। और दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, अदरवाइज फॉर द सप्लाई, अदरवाइज फॉर द सप्लाई, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कार दी, बी ने पैसे नहीं दिए, बाइक दे दी, बी ने अपनी नई बाइक ए को दे दी। तो यहाँ पे क्या है, समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, यानी एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट एक्सचेंज किया गया, यहाँ पे एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट एक्सचेंज किया गया। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा गाइस, कंसिडरेशन हो जाएगा। बी के लिए कंसिडरेशन होगी कार और ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगी, बाइक, ठीक है जी। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, इसके अंदर अगर हम डिपॉजिट लेकर के चलें
तो डिपॉजिट जो है वो कंसिडरेशन कब माना जाएगा? ओनली व्हेन इट इज अप्लाइज टू सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन, यानी जब वो कंसिडरेशन के तौर पे अप्लाई होगा। उसके बाद अगर हम बात करें मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट यानी किसी एक्ट के बदले में जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए ने बी को कार दी थी, मैं मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ पे ए ने बी को कार दी, ठीक है जी। बी ने ए को बोला कि मैं तेरे जो घर की रिपेयरिंग है इसके बदले में, जो घर की रिपेयरिंग है वो मैं तेरी फ्री कर दूंगा, वो मैं तेरी फ्री कर दूंगा, यानी उसके पैसे नहीं लूंगा, ठीक है जी। तो यानी इसने बी ने कोई प्रोडक्ट नहीं दिया उसे, बी ने इसको क्या दिया? अपनी एक सर्विस दे दी। बी ने क्या किया? अपनी एक सर्विस दे दी। तो ये जो सर्विस बी ने ए को दी है, इसकी जो वैल्यू होगी मॉनेटरी वैल्यू, वो हमारे पास उस कार का कंसिडरेशन मानी जाएगी, यानी जो एक्ट कर रहे हैं उसके बदले में जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो उसका क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है जी। फॉरबेरेंस ऑफ एनी एक्ट, फॉरबेरेंस ऑफ सप्लाई। फॉरबेरेंस का यहाँ मतलब क्या है? अगर हम बात करें फॉरबेरेंस की, फॉरबेरेंस मतलब आप यहाँ पे तो हमने एक्ट करवाया बी से, वो हमारे घर की सर्विस करके दे रहे हैं, यहाँ हमने क्या किया? बी से एक्ट करवाया। लेकिन फॉरबेरेंस का मतलब क्या है कि हम उससे कोई भी एक्ट करने के लिए मना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तू ये एक्ट मत कर, हम तुझे इतना पैसा देंगे, ठीक है जी। जैसे ए है, ए को हमने बोला कि आप एक पर्टिकुलर जोन के अंदर ये काम मत कीजिए, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ये काम मत कीजिए, हम आपको 1 लाख रुपीस देंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है? फॉरबेरेंस ऑफ द सप्लाई, ये हमारे पास फॉरबेरेंस ऑफ द सप्लाई है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बताना चाहूंगी। जैसे एक ए पर्सन है, ए पर्सन ने क्या किया? अपना मकान बनाना शुरू किया, नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी पड़ोसियों को। तो पड़ोसियों ने क्या किया? उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने की सोची कि आप रात को 12 बजे के बाद भी जो है वो काम करवाते हो तो हमें दिक्कत होती है, आप इतनी रात को काम नहीं करवाएंगे। लेकिन ए को जल्दी थी, ए ने बोला कि मैं आपका आउटर पेंट सभी घरों का आउटर पेंट करवा के दूंगा, या मैं आपको 10-10 हजार दूंगा, कुछ भी उसने उन्हें ऑफर किया, या तो कोई सर्विस ऑफर की या फिर मनी ऑफर की। तो यानी एक लीगल एक्शन ना लेने के अगेंस्ट जो भी उसने सर्विस ऑफर की है या जो भी उसने मनी ऑफर की है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉरबेरेंस ऑफ द सप्लाई आ जाएगा। यानी किसी काम को ना करने के लिए जो आपको पैसा दिया गया है, जो आपको सर्विस दी गई है, वो हमारे पास किसमें इंक्लूड हो जाएगी? कंसिडरेशन में, ठीक है जी। अब आपके पास मनी की फॉर्म में आ गया, अदर देन मनी आ गया, जिसको हम बार्टर एक्सचेंज भी बोलते हैं। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, यानी कोई सर्विस है तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू ले लेंगे, कुछ ना करने के बदले में जो आपको मिला वो हमारे पास फॉरबेरेंस ऑफ द सप्लाई आ गया। ये सब हमारे पास क्या है? कंसिडरेशन। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया? बाय रिसिपेंट और एनी अदर पर्सन, यानी रिसिपेंट या अदर पर्सन यानी किसकी बात कर रहा है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया थर्ड पर्सन की, यानी थर्ड पर्सन भी तो आपको दे सकता है ना कंसिडरेशन, अभी हमने ऊपर देखा, या फिर थर्ड पर्सन आपको कंसिडरेशन देगा। लेकिन इसमें से हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्या एक्सक्लूड कर देंगे? सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने जो सब्सिडी दी वो हम इसमें से क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। तो गाइज ये थी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।